Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are doing well. I am Sayyida Shanzi Zishan and I am your EdTech biology teacher. Today we are going to discuss the topic cell organelles and their structures. हमने क्लास प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था सेल और उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स थे उसके अंदर हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लिया था. सिंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो तमाम ऑर्गेनील्स जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास सेल ऑर्गेनील्स की कि बेसिकली जो सेल ऑर्गेनील्स होते हैं हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं और सेल के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, हम यूकैरियोट्स इनके अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनील्स फाउंड होते हैं. तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास सेल ऑर्गेनील्स हैं इस वीडियो के अंदर उनको डिस्कस करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उनके फंक्शन को देखेंगे और जो भी हमारे पास जो हमारा लिविंग सिस्टम कंपोज कर रही हैं उन सब चीज़ों को भी इसके अंदर मिलकर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, सेल ऑर्गेनील को डिस्कस करने वाले हैं. जो भी उनके स्पेसिफिक फंक्शंस वगैरह हैं वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. फर्दर आगे चलें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है क्लास, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि क्या होता है हमारे न्यूक्लियस में क्या है प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कर देता है हमारे सेल को फिल कर रहा होता है. वो हमारे पास क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है, जो कि कंसिस्ट करता है किस पे, 90% उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है. और कैसा होता है, जेली लाइक यानी स्लाइम लाइक सब्सटेंसेस. अगर आपने देखे हो तो जेली लाइक जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है उस तरह का हमारे पास जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म. इसके अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि ये होल्ड करता है तमाम ऑर्गेनील्स को, यानी एक साथ तमाम ऑर्गेनील्स क्या कर सकें, मतलब होल्ड कर सकें, एक जगह पे रह सकें. तो इसका मेन फंक्शन ये होता है. ठीक है, जो कि क्या है, साइटोप्लाज्म बना रहा होता है, इसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं. फर्दर आगे चलें तो क्या कर रहा होता है कि ये सेल को सप्लाई कर रहा होता है, सॉल्ट्स भी सप्लाई कर रहा होता है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स हैं और शुगर्स वगैरह भी इसके अंदर क्या है, वो भी क्या कर रहा होता है, सेल को सप्लाई कर रहा होता है और एक ऐसा मीडियम क्रिएट कर रहा होता है ताकि वहाँ क्या हो सके, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो इजीली अकर हो सकें. आइए क्लास डिस्कस करते हैं हम साइटोस्केलेटन को. साइटोस्केलेटन क्या है मेरे पास क्लास, साइटोस्केलेटन एक माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क है किसका, हमारे पास प्रोटीन्स का, जो कि किस पे कंसिस्ट करता है, हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए या फिर हमारे पास कुछ फिलामेंट्स आ गए, जो कि हमारे पास वेरियस फिलामेंट्स होते हैं जो कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या होते हैं, स्प्रेड हुए हुए होते हैं. अब इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि क्या कर रहे होते हैं, साथ साथ स्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहे होते हैं और साथ साथ क्या कर रहे होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो भी हमारे सेल के अंदर डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सॉल्ट्स हो गए या शुगर हो गए, विद इन द सेल उनकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है या जो भी स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है साइटोप्लाज्म, तो विद द हेल्प ऑफ वो हमारे पास साइटोस्केलेटन उसके अंदर जो है वो मेन रोल प्ले कर रहे हैं. और सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको स्प्रेड करने के लिए हमारे पास एक प्रोटीन नेटवर्क मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं, जो कि हमारे पास किस पे कंसिस्ट करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पे कंसिस्ट करता है. माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, एक ट्यूब्यूलिन नाम का हमारे पास प्रोटीन होता है, उससे मिलकर जो है वो क्या होते हैं, बने हुए होते हैं. वाइल फिलामेंट्स भी जो होते हैं हमारे पास एक्टिव प्रोटीन से मिलकर क्या होते हैं, कंपोज हुए होते हैं. तो ये होता है हमारे पास साइटोस्केलेटन, जो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर. फर्दर आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूक्लियस. अब जिसकी न्यूक्लियस की हम बात कर रहे थे, जहाँ पर हमारे ऑर्गेनील्स क्या हैं जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनील ऑफ द सेल हमारा जो है वो न्यूक्लियस कहलाया जाता है. ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, बेसिकली जैसे हम ह्यूमंस का ब्रेन होता है इसी तरह न्यूक्लियस सेल का क्या है, ब्रेन होता है, कंट्रोल सेंटर कहलाता है, जो कि तमाम एक्टिविटीज़ को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है. और इसके अंदर क्या होता है, तमाम इंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी क्या हुई होती है, जो हमारी ह्यूमन की तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है हर सेल के अंदर, वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जो हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे कहते हैं हम, उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या हुई होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है. अब क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस क्या एक प्राइमरी फैक्टर है. ठीक है, जो कि क्या कर रहा होता है, डिस्टिंग्विश कर रहा होता है किसको, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को.
अगर मैं बात करूं क्लास न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस क्या कर रहा होता है, डिस्टिंग्विश कर रहा होता है, यानी सेपरेट आउट कर रहा होता है यूकैरियोट्स को किससे, प्रोकैरियोट्स से। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं, मेरे पास मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि बात की जाए हमारे पास प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते, यूनिसेलुलर होते हैं और उनके पास ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता। फर्दर अगर हम आगे चलें तो न्यूक्लियस क्या होता है, इनके अंदर कवर्ड हुआ होता है किससे, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन से, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, जो कि क्या कर रहा होता है, सेपरेट आउट कर रहा होता है किसको, न्यूक्लियस को, और उसके जितने भी कंटेंट्स हैं उनको साइटोप्लाज्म से क्या कर रहा होता है, सेपरेट आउट कर रहा होता है। अब न्यूक्लियस ऐसा तो नहीं है ना कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो सबमर्ज्ड हुआ है, नहीं, न्यूक्लियस एक अलग से लार्जेस्ट ऑर्गेनील है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, और उसके अंदर तमाम क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है। फर्दर आगे चलें तो क्या होता है क्लास, न्यूक्लियर पोर्स भी आपको जो है वो वहाँ पर मिलते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे आरएनए हो गया या प्रोटीन्स हो गया, उनकी एक्सचेंज में जो है वो क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स का और क्या काम होता है क्लास, के बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जो भी एक्सचेंज हो रहा होता है मटीरियल्स का, यानी अगर न्यूक्लियस से कोई इन्फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म तक आनी है, ये जो भी मटीरियल का एक्सचेंज होना है, तो वो किसके थ्रू हो रहा होता है, हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप होता है वहाँ पर। फर्दर आगे चलें क्लास तो क्या होता है, हमारे पास इनसाइड द न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है, एक ग्रैन्युलर फ्लूइड जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन न्यूक्लियस क्या होता है, हमारे पास आरएनए का एग्रेशन, यानी आरएनए का जो है कंडेंस फॉर्म में मटेरियल जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। फर्दर हमारे पास एक जो है वो स्मॉल न्यूक्लियोइड सी बॉडी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। इन नॉन डिवाइडिंग सेल हमारे पास जो है वो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास किस तरह होता है, नेटवर्क की फॉर्म में होता है न्यूक्लियस के अंदर। उस जेनेटिक मटेरियल को जो कि हमारे पास नेटवर्क की फॉर्म में, गुच्छों की फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर डायग्राम जो है वो न्यूक्लियस की प्रेजेंट है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, मतलब ये पूरा एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म का जैसे वहाँ पर एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस था, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो, ये आपको स्पोर्स नजर आ रहे हैं, सही है, ये इस तरह से कुछ प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल सी न्यूक्लियोइड बॉडी प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, ठीक है, ये जो ये साइड में आपको नजर आ रहे हैं ये स्पेसेस, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर्स हैं। और ये कहाँ पर है, ये एक न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके बिल्कुल कंपार्टमेंट्स में जहाँ से ये ज्वाइन हो रही है, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं कि बेसिकली बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर आ सके और अंदर की बाहर जा सके। और ये तमाम जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, ये क्या है, हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिक मटीरियल है। न्यूक्लियस की माइक्रोग्राफ पिक्चर दिखाई हुई है बिल्कुल इस तरह से, और इसको जो है वो यहाँ पर आपको क्लियर करके जो है वो दिखाया हुआ है। फर्दर आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, जो कि क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनील है। आइए क्लास डिस्कस करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसे हम सिंगल क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है, जो कि कहाँ पाया जाता है, हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट करता है हमारे पास दो फॉस्फोलिपिड की लेयर्स पे। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील होता है, ठीक है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और क्या होती है हमारे पास साथ साथ इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है क्लास में, हमारे पास इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही होती है, एटीपी की प्रोडक्शन हो रही होती है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एमसीक्यूज में कहा जो है वो पूछा जाता है, और आप जब सेकेंड ईयर में भी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा विच इज़ अ मेन पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास जो है वो कहलाता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर बहुत सारे जो है वो फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे जो है वो फोल्ड्स प्रेजेंट हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं या क्रिस्टाई भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है वो स्पेशलाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट है इन फोल्ड्स के अंदर, जो कि क्या कर रही होती है, सिंथेसाइज कर रही होती है एटीपी, जो कि हमारे पास जो एनर्जी करेंसी कहलाती है बॉडी की, एटीपी कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो वो इसके अंदर जितना भी सिंथेसाइज हो रहा होता है एटीपी, वो कहाँ होता है, इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर। फर्दर आगे चलें तो क्या होता है क्लास, इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन एक जेली लाइक हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स ये क्या है, आपको जो ये फ्लूइड नजर आ रहा है, जिस तरह हमने न्यूक्लियस का डिस्कस किया था, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड था, इसी तरह लाइक हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है। ये आप देख सकते हैं ब्लू ब्लू कलर का, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं।
आगे चलें तो द कंपार्टमेंट्स, जो कि कंपार्टमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के, वो आपको जो है इस फिगर के अंदर नज़र आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, साथ साथ एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट भी है, जिसके अंदर क्या हो रही है, एनर्जी, मैंने बताया एनर्जी एटीपी बन रही है। वो किस तरह बन रही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, यानी ऑक्सीजन के विद द हेल्प हम क्या कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन जब हम इसको जो है वो रेस्पायर करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारा फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद कंपार्टमेंट्स में ब्रेक होता है और एज अ रिजल्ट क्या होती है, एनर्जी बॉडी में रिलीज आउट होती है। तो वो एटीपी जो वो बनता है वो किसके थ्रू ही बन रहा है, इनडायरेक्टली एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, ये देखें आप यहाँ पर ये लाइन स्टेटमेंट लिखी हुई है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, फर्दर आगे चल रहे थे तो हमारे पास क्या आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ जाता है। ये भी क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनील है। आइए क्लास डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में हमारे पास, इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक होता है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है क्लास, एक ऑर्गेनील है जो कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है, कंसिस्ट करता है किससे, हमारे पास हॉलो ट्यूब्स होती हैं, इस तरह से, इस तरह खाली ट्यूब्स होती हैं, फ्लैटेंड शीट बिल्कुल फ्लैट होती हैं। ठीक है, और राउंड सेक होते हैं, लाइक यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से राउंडेड स्ट्रक्चर है और ये बिल्कुल हॉलो हैं, खाली हैं और लंबी लंबी ट्यूब्स हैं। तो इस तरह का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। इन हॉलो फोल्ड्स और सैक जो हमारे पास प्रेजेंट है, इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नाई कहते हैं, जबकि उसको हम क्या कह रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के, उसको क्रिस्टाई कहते हैं। तो ये आज से एमसीक्यूज में पूछा जाता है और बिल्कुल पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। एंडोप्लाज्मिक के जितने भी फोल्ड्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, हमारे पास सिस्टर्नाई कहा जाता है। फर्दर आगे चलें तो हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और कनेक्टेड हुआ होता है किससे, न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्ट हुआ। हमारे पास दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है हमारे पास रफ। आइए डिस्कस करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या हो रहा है क्लास। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास क्या होते हैं क्लास, राइबोसोम्स नहीं होते। राइबोसोम्स बेसिकली किस में हेल्प कर रहे होते हैं, हमारे पास प्रोटीन की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम्स अटैच नहीं हुए होते। इसके अंदर क्या होता है, सिंथेसिस किसकी हो रही होती है, फिर लिपिड्स की हो रही होती है। जब जाहिर सी बात है प्रोटीन्स के लिए राइबोसोम नहीं है प्रेजेंट, तो फिर सिंथेसिस किसकी होगी, हमारे पास लिपिड्स की होगी। साथ साथ जो हमारे पास ऑयल्स वगैरह हो गए उनकी सिंथेसिस हो रही होती है। फॉस्फोलिपिड्स हो गए या फिर स्टीरॉइड्स हो गए, इनकी भी क्या हो रही होती है, हमारे पास सिंथेसिस किस में हो रही होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। फर्दर आगे चलें तो क्या होता है क्लास, इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है कार्बोहाइड्रेट्स का या कैल्शियम कंसंट्रेशन की जो है हमारे पास क्या हो रही होती है, रेगुलेशन हो रही होती है या डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल हो रहा होता है। उसके लिए कौन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब बात करते हैं हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या होता है क्लास कि ये राइबोसोम से कवर्ड हुआ होता है। ठीक है, गिविंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की कैसी अपीयरेंस दे रहा होता है, रफ सी अपीयरेंस दे रहा होता है, क्योंकि नाम से जाहिर है रफ है। अब राइबोसोम इसके पास, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और कैसा रोल प्ले करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस की रिस्पॉन्सिबल होने के साथ साथ मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसके अंदर क्या होते हैं, जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि मेम्ब्रेन को ये अलाउ कर रहे होते हैं कि मतलब इस चीज़ में मदद कर रहे होते हैं कि फोल्ड्स फर्दर क्या होते जाएँ, बड़े होते जाएँ, ताकि जो मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया है वो भी क्या करता जाए, बड़ा करते जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम्स क्या है इसके अंदर जो है वो कंज्यूम हो सके, आ सकें। ठीक है, इसके अंदर और साथ साथ क्या हो रही है, ताकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम्स आएंगे तो ग्रेटर क्या होगी, प्रोटीन की प्रोडक्शन भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। फर्दर आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, राइबोसोम्स। आइए क्लास डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास अब आ जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो किससे कंपोज हुए होते हैं, हमारे पास आरएनए एंड प्रोटीन से, जो कि हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में भी, और आपको मैंने बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी मौजूद होते हैं। ये बेसिकली राइबोसोम्स, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस कौन कर रहा होता है, हमारे पास राइबोसोम्स कर रहा होता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, आपको यूजुअली सिंगली भी मिलेंगे, यानी सिंगल तौर से भी पाए जाएंगे, और साथ साथ आपको ग्रुप्स की फॉर्म में भी नजर आएंगे, गुच्छों बंचेस की फॉर्म में भी नजर आएंगे, जो कि कहाँ होते हैं, हमारे पास साइटोप्लाज्म में। और आपको कहाँ नज़र आ सकते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स की साइड्स पे, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की साइड्स पे अटैच हुए हुए मेम्ब्रेन के पास नज़र आ सकते हैं। तो ये आपको क्या फॉर्म कर रहे होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम फॉर्म करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो राइबोसोम्स हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे ऑर्गेनील्स होते हैं हमारे पास, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या कर रहा होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है।
फर्दर आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, गोल्जी बॉडी आ जाता है, जो कि किसने डिस्कवर्ड किया था, हमारे पास एक इटालियन फिजिशियन थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्गी। ठीक है, कैमिलियो गोल्जी क्या है, ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्गेनील होता है जो कि बेसिकली ड्राइव होता है हमारे पास लाइजोसोम से ना। लाइजोसोम यहाँ पर डिस्कस नहीं किया हुआ, जो हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहलाते हैं, उनसे ही ये निकल के हमारे पास एक ऑर्गेनील आया जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसका नाम गोल्जी बॉडी भी होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहलाया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्गेनील है जो कि डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब हुआ है डिटेल में, बट इसका जो है लार्ज साइज होता है, जिसके अंदर आप क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है इसको पढ़ लेते हैं। ये इसलिए यूज़ होता है कि इसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन वगैरह की क्या हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो वो किसके थ्रू होता है, हमारे पास गोल्जी बॉडी के थ्रू होती है, जहाँ पर ये सिंथेसाइज होते हैं और फिर जितनी अमाउंट में सेल को रिक्वायर होते हैं तो वहाँ पर ये इस तरह की इसकी क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो गोल्जी बॉडी जो है वो इस सॉर्टिंग ऑर्गेनील है ऑफ द सेल का, जो कि क्या कर रहा होता है, हमारे पास एक फ्लैट मेम्ब्रेन की तरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास गोल्जी अपैरेटस यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि क्या है, स्टैक फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स पे जो है हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है, जिसके अंदर हमारे पास सिस्टर्नाया आ जाता है, ये इसके फोल्ड्स कहला रहे हैं। ठीक है, ये इसका ट्रांसफेस, सिसफेस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ये यहाँ पर इस तरीके से जो है वो क्या है, प्रेजेंट होता है। अब सिस्टर्नाया विद इन द गोल्जी बॉडी जो है हमारे पास कंसिस्ट करते हैं कहाँ पर, एंजाइम्स पे। इसके अंदर क्या होते हैं, पैचिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनको हम क्या कहा जाता है, गोल्जी बॉडी कहा जाता है। आपने उन देखा उन फोल्ड्स के अंदर ये क्या थे, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है, ये वहाँ पर क्या थे, प्रेजेंट थे। फर्दर आगे चले क्लास तो क्या होता है, प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी, यानी अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक जो प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन होगी वो विद द हेल्प ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही हो रही होती है। इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है क्लास, हमारे पास प्रोटीन्स हैं, मॉडिफाइड पैकेज होते हैं, जो कि हम जिन्हें क्या कहते हैं, वेसिकल कहते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोटीन को रिसीव करते हैं और एक लोकेशन जो होती है सेल की, वहाँ तक क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर फर्दर जो भी अनदर लोकेशन तक भी जाना होता है विद इन द सेल, तो वो क्या सब काम कौन कर रहा होता है, एज अ पैसेज वे, एज अ ड्राइवर एक्ट कर रहा होता है, या वो भी, तो वो हमारे पास कौन कर रहा होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी जिसे हम कह रहे होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स आ जाते हैं। आइए क्लास वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स को देखते हैं। तो वेसिकल्स हमारे पास स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेरिकल सेक्स होते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, साथ साथ मॉलिक्यूल्स की स्टोरेज के भी अंदर हमारे पास कौन हेल्प कर रहा होता है, वेसिकल हेल्प कर रहा होता है। मैनी वेसिकल आपको कहाँ है, गोल्जी बॉडी में मैंने बताया कि वहाँ आपको बनते हुए नजर आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होंगे। सही है, साथ साथ स्टोरेज जो हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की, वो कहाँ हो रही होती है, वेसिकल्स के अंदर हो रही होती है। वेसिकल को क्लासीफाई किया हुआ है उसके कॉन्टेंट्स एंड फंक्शन के मुताबिक। वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स क्या है, सेम ही हैं। ठीक है, दोनों एक ही नाम से पुकारे जाते हैं। और ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं विद इन द सेल। अब फर्दर आगे बात करते हैं लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम्स जो हैं वो कहाँ हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कौन फॉर्म हो रहा है, हमारे पास लाइसोसोम्स फॉर्म हो रहे हैं, जो कि क्या है, पोटेंशियली डाइजेस्ट द सेल। सेल को जो डाइजेस्ट, यानी सेल अपने आप को जो खा जाता है वो विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू खाते हैं। और वो क्या होता है, हमारे पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहलाते हैं, जो रखते हैं वो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाता है, लाइसोजाइम्स कहलाता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स कहते हैं। फर्दर आगे चलें तो क्या होता है क्लास, ये पावरफुल एंजाइम्स इतने जो हैं, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम इतने पावरफुल होते हैं कि ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं सेल स्ट्रक्चर्स को, फूड मॉलिक्यूल्स को, जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ गया या प्रोटीन्स के आ गया। लाइसोसोम्स अगर अबंडेंट अमाउंट में हो एनिमल सेल में, तो ये इंजेस्ट कर सकते हैं फूड को, फूड वैक्यूल्स से, ये जो हमारे पास स्टोरेज बैग होता है फूड का, उसको भी क्या कर सकते हैं, इंजेस्ट, निगल सकते हैं। ठीक है, जब सेल डाइज होता है तो जब अब हमारे पास ह्यूमन बॉडी में ऐसा तो नहीं है ना कि लाइसोसोम अभी एक्टिवेट हो गया और हमारे सारे स्ट्रक्चर खा रहा है तो क्या हम फर्दर ग्रो अप कर सकेंगे, नहीं। जब सेल डाइज हो गया, जब सेल मर जाता है, जब बॉडी डेड हो गई, तो क्या हुआ, लाइसोसोम रिलीज होना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे जो एंजाइम्स हैं वो क्या करना शुरू हो जाते हैं, डाइजेस्ट करना शुरू हो जाते हैं, तब सेल को खाना शुरू हो जाते हैं। तो ये तब के लिए फर्दर जो है हमारे पास एक ऑर्गन जो है वो नेचुरली प्रेजेंट है कि भाई अगर डेड हो गया सेल तो तब क्या होगा, ये लाइसोसोम रिलीज हो जाएंगे। आइए क्लास फर्दर आगे
चलते हैं तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वैक्यूल्स आ जाते हैं, जो कि क्या है, फ्लूइड फिल स्पेसेस हैं, ठीक है, जो कि क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनील्स हम डिस्कस करेंगे, ये क्या है, हमारे पास जो है वो प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है वैक्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोरेज बैग कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स के अंदर भी होता है, बट एनिमल्स के अंदर जो होते हैं वो बिल्कुल टाइनी स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली एब्सेंट भी होते हैं, कुछ एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स नहीं भी पाया जाता। बट आप जब एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस पढ़ते हो ना, तो उसके अंदर आप देखते हो कि वैक्यूल के अंदर क्या होता है, जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के अंदर आपके पास एक ही वैक्यूल मिलेगा और आपको लार्ज मिलेगा। बट आपको एनिमल सेल में अगर आप देखेंगे तो एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल टाइनी स्मॉल होते हैं और बहुत सारे अमाउंट में होती है, या फिर कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। तो ये वैक्यूल भी क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनील है, जो कि कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। फर्दर आगे चलते हैं तो क्या होती है, इसकी जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल बाउंड्री होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रही होती है, सराउंड कर रही होती है वैक्यूल को, यानी इसकी जो मेम्ब्रेन होती है बेसिकली उसे क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड कंसिस्ट करता है जिसमें वाटर्स होता है, ठीक है, सारे मिनरल सॉल्ट्स हो गए, शुगर, अमाइनो एसिड वगैरह हो गए, वो क्या होता है, ये स्टोरेज बैग जो है वो सारा स्टोर करके बैठा हुआ होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल क्या कर रहा होता है कि ये हाइड्रोलाइसिस में रोल प्ले कर रहा होता है, साथ साथ जो भी एक्सक्रीशन हो रही होती है सेलुलर वेस्ट की, उसको भी क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। अब क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये वाटर को भी स्टोर कर लेता है, कि जब बहुत ज़्यादा सेल में पानी हो जाए ना, तो ये वाटर को भी क्या कर रहा होता है, होल्ड करके रख रहा होता है बहुत ज़्यादा, और उस दौरान ये खदशा होता है कि ये वैक्यूल बर्स्ट ना हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के अंदर भी इसका यही काम होता है कि क्या कर रहा होता है, हाइड्रोलाइसिस में भी रोल प्ले कर रहा होता है और साथ साथ स्टोरेज ऑफ वाटर में भी रोल प्ले कर रहा होता है। तमाम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए वो हमारे पास किसके अंदर स्टोर होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हुए होते हैं। फर्दर चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेंट्रियोल्स आ जाता है। आइए क्लास सेंट्रियोल्स को डिस्कस करते हैं। सेंट्रियोल्स बेसिकली क्या है, हमारे पास स्पेशल ऑर्गेनील हैं जो कि क्या कहलाए जाते हैं, सेंट्रियोल कहलाए जाते हैं, जो कि सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से लग रहा है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स लग रहा है। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती हैं जो कि किससे मिलकर कंपोज हुई होती हैं, हमारे पास 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर कंपोज हुई होती हैं और एक बिल्कुल अरेंज हुई होती हैं पर्टिकुलर पैटर्न में, जो कि ट्रिपलेट्स है। यानी आप देख सकते हैं एक रॉ में 3 आ रही हैं, एक रॉ में 3 ट्यूब्स आ रही हैं, तभी इसको क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट पैटर्न में मतलब अरेंज हुई होती हैं, ठीक है। वेयर आर 2 सेंट्रियोल्स अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और एक बिल्कुल जो है ना परपेंडिकुलर पैटर्न में अरेंज हुई है, जैसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है ना, इस तरह से हमारे पास इस तरह से ये कुछ अरेंज हुई हैं, सही है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से हमारे पास पैटर्न में अरेंज हुई होती हैं, सही है। अब क्या होता है, रेफर टू ए सेंट्रोजोम, इनको सेंट्रोजोम भी कहा जाता है। हमने याद करें क्लास माइटोसिस और मियोसिस का जब हमने प्रोसेस पढ़ा था, उसमें हमारे पास जो है वो सेंट्रोजोम्स आए थे। सेंट्रोजोम्स अगर हम याद करें तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमारे पास जो सेंट्रोजोम जो है वो अपीयर होते हैं, वहाँ से हमारे पास क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। अब क्या होता है, ये सेंट्रोजोम क्या कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं किसके अंदर, सेल डिवीजन के अंदर। अब फर्दर आगे चलें तो क्या हो रहा होता है कि सेल डिवीजन में किस तरह से हेल्प कर रहे होते हैं कि ड्यूरिंग द सेंट्रियोल्स जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे होते हैं, उनकी पोजीशन को, कि क्रोमोसोम की पोजीशन क्या हो सके, अलग ना हो सके, करेक्ट लोकेशन पे जो है वो सेल डिवीजन हो सके, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास वो क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। फर्दर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स क्या है क्लास, प्लास्टिड्स जो हैं वो लार्ज साइटोप्लाज्मिक मेजर ऑर्गेनील्स हैं, जो कि एनिमल्स में आपको नज़र नहीं आएंगे, बल्कि क्या है प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स जो है बेसिकली प्लांट्स में या एल्गी में नज़र आएंगे, क्योंकि प्लास्टिड्स ऐसी साइड्स हैं जहाँ पर इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड की सिंथेसिस होती है जो कि सेल यूज़ करता है, और साथ साथ ऐसे पिगमेंट्स कंटेन करते हैं जो कि क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। लाइक अब आपके दिमाग में एक जहन में एक चीज़ आनी चाहिए, क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, हमारे पास जो होता है वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, जो कि क्या होते हैं हमारे पास प्लास्टिड से ही ड्राइव होते हैं और प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। वो ग्रीन कलर ना हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, वो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा
वो प्लास्टिड का वो पिगमेंट नहीं होगा तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो जो प्लास्टिड हो रहे हैं वो क्या कर रहे होते हैं, पिगमेंट्स रख रहे होते हैं जो कि टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कलर हो, बल्कि जो है डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो है वो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर पिगमेंट जिसे कहते हैं, जो कि प्लांट और एल्गी दोनों में पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, जो कि क्रोमो मतलब आप डिफरेंट कलर के हमारे पास पिगमेंट होते हैं, सही है, जिसमें रेड भी आ जाता है, ऑरेंज भी आ जाता है, सही है, और येलो पिगमेंट्स भी आ जाते हैं जो कॉमन होते हैं हमारे पास। लाइक अगर आप फ्लावर्स का कलर देखें प्लांट्स के अंदर या फ्रूट्स वगैरह का कलर देख लें तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट होता है। फर्दर हम अगर देखें तो हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट आ जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जब होता है जब आपका प्लांट जो है वो रूट्स से डेवलप हो रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, ये अंडरग्राउंड पार्ट पे जो है ना प्रेजेंट होता है, जो कि बिल्कुल क्या होता है, कलरलेस होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। फर्दर आगे चलते हैं तो इस नोट बॉक्स में देख लेते हैं क्या लिखा है कि जो कलर ऑफ प्लांट फ्लावर, जैसे हमारे पास ऑर्चिड हो गई, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनील होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट, जो भी हमारे पास कलरफुल प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो उनके कलर पिगमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे पास ये प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसके अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट को, कि जो हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है और एक पिगमेंट है जो कि जेल लाइक सब्सटेंस होता है उसके अंदर। साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि विद इन द हमारे पास क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। हम इसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत डीपली डिस्कस करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रोमा जो है हमारे पास एंजाइम्स कंटेन कर रहा होता है, जो कि क्या होते हैं, हेल्प कर होते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट फर्दरली अगर हम इसको डिस्कस करें तो स्ट्रोमा जो है वो स्टेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, हमारे पास क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्टेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल लेडर शेप के, बिल्कुल सीधे सीधे, इनको हम क्या कहा जाता है, ग्रेनम कहा जाता है। ईच ग्रेनम, जो एक ग्रेनम है, उसे हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड डिस्क कहते हैं, ठीक है। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं वो फाउंड कहाँ पर होंगे, आपको थाइलाकॉइड जो हमारे पास डिस्क हैं उसकी सरफेस पर आपको कहाँ मिलेंगे, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं। वो क्या कर रहे होते हैं क्लास, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को सन से और डायरेक्टली किस में हेल्प कर रहे होते हैं, ये तमाम स्ट्रक्चर हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फर्दरली अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ आप इसकी डायग्राम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये स्ट्रोमा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये लैमेला है, लैमेला क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है दो आपस में। हमारे पास जो थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर सेपरेटली कहा जा रहा है, ठीक है, इसको कट करके दिखाया हुआ है, लेकिन इसको पूरे को हमारे पास क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन इसकी दिखाई हुई है। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का, जिसे हम क्या कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील कहते हैं। उम्मीद है क्लास आज के लेक्चर में आपको तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील जो हैं वो अच्छे से समझ आएंगे और तमाम चीज़ें जो हैं वो ईजिली क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसको पेपर में लॉन्ग के लिए ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा, और इससे MCQs भी आ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।